Namaskar. Continuing with my lecture series in STP, this is the third lecture which I'm talking about, in which I'll be talking about market positioning. STP के अंदर हमने सेगमेंटेशन टारगेटिंग के बारे में बात कर ली। आज हम मार्केट पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि आफ्टर टारगेटिंग आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। आपने मार्केट सेगमेंट कर ली, आपने टारगेट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको ये देखना है कि अगर हम उन सेगमेंट्स के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट को उन सेगमेंट्स के अंदर, उन मार्केट्स के अंदर किस तरह से पोजीशन करना है। हाउ विल यू पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द सेगमेंट्स यू हैव सिलेक्टेड इन मार्केट टारगेटिंग। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट के साथ एक मार्केट के अंदर जाते हैं, तो आपको एक पोजीशन वहाँ पे बनानी पड़ती है अपनी। आपको मार्केट के अंदर एक अपना यूनिकनेस दिखानी पड़ती है, या एक ऐसी पहचान बनानी पड़ती है जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, उसके बारे में समझ पाए और उसको खरीदने की सोचे। सो positioning, as the word indicates, position the product in the market or position the product in the segment you have selected through targeting. So this is the last step which we'll be doing, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को एक तरह से मार्केट के अंदर लेके जाएंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग होता क्या है? व्हेन यू अरेंज फॉर अ प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट को जब एक क्लियर, डिस्टिंक्टिव और एक डिज़ायरेबल प्लेस दिलाते हैं मार्केट के अंदर या सेगमेंट के अंदर, इन रिलेशन टू योर कॉम्पिटिटर्स, आप जो भी पोजीशनिंग करते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होती, वो कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में होती है। तो जिस तरह से आपके कॉम्पिटिटर ने पोजीशन किया है, आपको उसके हट के पोजीशन करना होगा, या एक स्टैंड अलोन पोजीशन बनानी पड़ेगी जो एक कस्टमर जिसके साथ कस्टमर एक रिलेट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। एंड दिस process of positioning is playing with the minds of the target consumers. ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक प्रोडक्ट पोजीशन करें तो कैरेक्टरिस्टिक या वो बेनिफिट प्रोडक्ट के अंदर हो ही, उसको आप इंटेंजिबल वे से भी पोजीशन कर सकते हैं, विच ओनली कैन बी फेल्ट एंड नॉट टच्ड और सीन। सो पोजिशनिंग टैंजिबल वे में भी की जा सकती है और इंटेंजिबल वे में भी की जा सकती है। सो टैंजिबल वेज तो हो गया आपके फीचर्स, आपके डिज़ाइन, आपका स्टाइल, कलर, जो बहुत दिखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स या एट्रीब्यूट्स भी होते हैं प्रोडक्ट के जो आपको नज़र नहीं आते पर आप फील कर सकते हैं, उनको इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सो उसके बेसिस पे भी आप प्रोडक्ट को पोजिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क को पोजिशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे क्रीमीनेस ऑफ द मिल्क, राइट। ये आगे मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब आप एक प्रोडक्ट को एक सेगमेंट के अंदर इन रिलेशन टू अ कॉम्पिटिटर पोजिशन करने का सोचते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एंड जनरली पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स प्लेइंग विद द साइकोलॉजी एंड द माइंड्स ऑफ द टारगेट कंज्यूमर। आप उनके माइंड में एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की, या एक पोजीशन क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की, मे बी थ्रू स्लोगन्स, मे बी थ्रू एड्स, मे बी थ्रू सम सिंबल, मे बी थ्रू सम कलर, मे बी थ्रू सम डिज़ाइन, वॉट एवर। सो उसको यूज़ करते हुए आप एक माइंड में उनके कंज्यूमर्स के एक पोजीशन बिठा देते हैं, जिसको पिक्चर एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, बट एक तरह से इमीडिएटली आपके माइंड में एक रिएक्शन आ जाता है उस प्रोडक्ट को लेके कि हाँ दिस इज़ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, कोलगेट फ्रेशनेस। सो अभी फ्रेशनेस जो आपने एकदम बोला, तो दैट मीन्स कोलगेट ने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को, या किसी टूथपेस्ट ने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को फ्रेशनेस से पोजिशन किया है। सो पोजिशनिंग कैन बी अचीव्ड मोस्टली थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन। या मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी लाइक advertisements, it can be slogans, it can be your illustrations, it can be your logos, it can be your symbols. So ये सब चीज़ें आप यूज़ करके आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। And obviously I've told you that it is playing with the minds of the consumers. Now let us understand the characteristics of positioning. Exactly what is it? Basically position is a set of associations. आप एक प्रोडक्ट के साथ किस तरह से एसोसिएट करते हैं, वो पोजिशनिंग है। And positioning, brand position, it takes a lot of time to develop.
You just cannot develop a position in 10 days or 15 days, a very small short period of time. It takes a lot of time to develop. Just like it takes a lot of time to build a brand, similarly position also takes a time to build. Then brand positioning is in the consumer's mind, and it is a relative concept, because it is in relation to some other product, it is in relation to some other competitor's product. Isolation में positioning नहीं की जाती. Then it is also establishing a new product image. Sometimes you want to establish a new image of your product, or you want to reposition your product, maintain your product's positioning. Then the positioning is used. So you can either position your product, or you can either position your organization. And it is a continuous process. It is not like that कि आपने एक बार position कर दिया तो वो position वैसी की वैसी ही रहेगी और उसमें कोई change लाने की ज़रूरत नहीं. No, your competitors may take over your position. They may start positioning their product in the same way you have positioned. So it's a continuous process. You have to revise, you have to maintain, you have to be dynamic about your positioning, whatever positioning you have done. And it is a you also may have to reposition yourself if your positioning is lost somewhere in the maze of competitors के अंदर अगर आप कहीं अपनी पोजीशन लूज कर जाते हैं, तो आपको रिपोजिशन भी करना पड़ सकता है. So it's a continuous process. Now, what is the importance? Why do you need to do positioning? What is the purpose, role? Why do you want to position your product? You want to position your products because when you enter into a market, there can be two possibilities. Either you are number one, or there are already competitors existing there in the market or the segment. So even if you are number one, you have to tell what is your product like. You have to position your products in the mind of the consumers as to what is it like. And if it is a group of competitors already existing, then all the more reason to position it very strongly, which can outshine amongst the कॉम्पिटिटर्स. आप अगर पहला मार्केटर है जो मार्केट में जा रहा है, तो आप कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, बट पोजीशन आपको करना है. सो आप कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं. सो आप प्रोडक्ट को कोई भी एक नाम, कोई भी एक इमेज, कोई भी एक डिस्टिंक्टिव सेलिंग प्रोपोजिशन कुछ भी देके आप पोजीशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर, तो आपको इस तरीके से पोजीशनिंग करनी है कि उन मार्केटर्स के सामने आपका प्रोडक्ट आउटशाइन करे. आई मीन इट शुड कम आउट इन दैट क्लटर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. उनके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपका प्रोडक्ट अलग कैसे दिखेगा. सो उस तरह से पोजीशनिंग करनी है, और वो पोजीशन उन कॉम्पिटिटर्स के पोजीशन से डिफरेंट हो तभी फ़ायदा है. अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट इन दोज कॉम्पिटिटर्स. सो द कंज्यूमर विल से ओके, if this particular product is giving me this advantage or this benefit or this whatever way of positioning you've used is already there in the market, why would they go in for your product? Why would they get attracted to your product? So that is why you have to have a very unique positioning when already existing competitors are there. So पोजिशनिंग से एक डिस्टिंक्टिव इमेज, क्योंकि आपने एक अलग तरीके का पहचान बना के वहाँ मार्केट के अंदर रखनी है, तो उससे क्या होता है, एक अलग से एक इमेज बन के आ जाता है, एक डिस्टिंक्टिव इमेज बन के आ जाता है कि लाइक दिस इज व्हाट इज दिस प्रोडक्ट अबाउट. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आगे भी मैं एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है तो वो हेयर सिल्की करता है, तो सिल्की हेयर वुड बी डिस्टिंक्टिव इमेज ऑफ दैट शैम्पू. सो एक अलग से एक पहचान बन जाती है अगर आप पोजिशन करते हैं. और अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं पोजीशन करने के लिए, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एज एक तो क्रिएट होगी और उसके बाद वो हाईलाइट भी होगी. सो पता चलेगा कि हाँ, दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और एज दिस प्रोडक्ट इज हैविंग. इट ऑल्सो हेल्प्स द मार्केटर टू डिफ्रेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर्स. हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे है, वो पोजिशनिंग ही बताता है. एंड सिमिलरली इफ़ यू हैव अ यूएसपी, दैट इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एज से मिलता जुलता ही है. सो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको भी हाईलाइट करके आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं. सो उससे आपकी यूएसपी जो है वो लाइमलाइट में आ जाती है, वो हाईलाइट हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स आई गिव द एग्जांपल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. सो पोजीशनिंग से आप उस क्लटर ऑफ कॉम्पिटिशन में आउटशाइन कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक अलग से पहचान दे पाते हैं, ताकि लोग उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसके साथ रिलेट कर पाएँ. देन पोजीशनिंग कैसे की जाती है? पोजीशनिंग करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपके सामने हैं. सो इन तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं. सो यू कैन यूज़
वन स्ट्रैटेजी और यू कैन यूज़ अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। बट अगर आप बहुत सारी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज या उनको बेसिस को यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द बेसिस ऑफ पोजिशनिंग। सो यू कैन यूज़ वन बेस और यू कैन यूज़ अ मल्टीपल बेसिस। बट बहुत ज़्यादा पोजिशनिंग बेसिस यूज़ करने से क्या हो जाता है, एक तरह से एक इमेज जो है वो निकल के नहीं आता, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिकनेस निकल के नहीं आती। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड यूजिंग मल्टीपल बेसिस, इंस्टेड वन और मैक्स टू। Better is to use one positioning strategy, and that should be very very unique, or else you can have two or more also. It all, but it all depends on the marketer and the company policies and what company is trying to do. Now, first strategy is positioning by product characteristic or customer benefit. आप किसी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक से पोजीशन कर सकते हैं या कोई कस्टमर बेनिफिट से कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसा हो जो यूनिक हो। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रिज हाथ से नहीं खोलना, पैर से खोल सकते हैं। देयर इज अ नॉब व्हिच यू प्रेस एंड द फ्रिज ओपन्स। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज नॉट देयर इन द अदर रेफ्रिजरेटर्स, सो यू कैन यूज इट एज अ पोजिशनिंग बेसिस। सिमिलरली कस्टमर बेनिफिट्स जो होते हैं, आप रिसर्च में या मार्केट रिसर्च में या मार्केटिंग जो हमने शुरू में पढ़ा था कि हमें कस्टमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। सो जो भी वो मांगता है, जो भी वो कस्टमर एक डिमांड करता है, उसको कस्टमर बेनिफिट में अगर हम लेके आते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम पोजिशनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार के अंदर बेनिफिट क्या है, इट गिव्स यू माइलेज, इट गिव्स यू लाइक इट गिव्स यू स्मूथ ड्राइव। सो जो भी बेनिफिट आपको लगता है कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, उसके बेसिस पे आप उसको पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पोजीशनिंग हो गई, माइलेज की ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं स्मूथ ड्राइव को एक पोजीशन बना सकता हूँ फॉर द कार, या बना सकती हूँ फॉर द कार। सो कार के लिए आप एक डिफरेंट यूनिक पोजीशन ऑन द बेस ऑफ कस्टमर बेनिफिट बना सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसके बेनिफिट जो कि ऑलरेडी यूटिलाइज्ड नहीं है या ऑलरेडी टैप्ड नहीं है बाय योर कॉम्पिटिटर्स, you can put that benefit into your product positioning, right? Then next strategy is positioning by price or quality. प्राइस और क्वालिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी हम, इट इज़ प्रिज्यूम दैट द क्वालिटी वुड बैड, वी बिलीव दैट प्राइस एंड क्वालिटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी हम अज्यूम करते हैं ज़्यादा अच्छी ही होगी। सो इस तरह से आप चाहें तो प्राइस के बेसिस पे भी पोजीशन कर सकते हैं। जो अगर आप इकोनॉमी यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे सस्ता बाज़ार, सो ये बाज़ार जो है वो सबसे सस्ती प्रोडक्ट्स आपको देता है, तो आपने प्राइस के बेसिस पे पोजीशन किया कि इतना सस्ता कोई और नहीं देगा जितना हम देते हैं। सो दिस इज़ पोजीशनिंग। एंड क्वालिटी के बेसिस पे ब्रांड्स ऑब्वियसली do their positioning on the basis of quality, and when you spend more you want good quality also. So either you can say, okay, we don't charge lesser prices because we give quality, so we charge more because we are giving quality. So this way also you can position, right? So positioning can also be made on the basis of price or quality. The next strategy is positioning by use or application. How can you apply the product? How can you use the product? What is the use of the product? For example, there were many products wherein they used to say that a particular cream can make you fairer, it can get your wrinkles removed. So this is, by using that, what benefit are you getting? You will look more beautiful. By applying something, you'll be looking more beautiful. Your hair may grow better if you apply certain kind of oil. So use and application से भी आप पोजिशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप उसको स्लोगन में डाल दें या कहीं पे भी डाल दें कि if you use this, your hair will grow or become heavy, or they'll be the whitening of the hair will slow down. So these kind of applications or uses can also be used while you position your product, right? So benefit positioning. So benefit positioning can be related to customer benefit only. So it will be the similar one, that you position your product on the basis of benefit it is giving to the customers. Then positioning by product user. Positioning can also be done on the basis of the person who is using the product. That means use of celebrities can be also made for positioning your product. So if you there are some products, maybe protein mixes, which are used by the sports persons. So who is using the product? A sports person. So if you're a sports person,
you can use this product. So when you position your product through some celebrities, through some sports person, through some influencer, through some through any artist or something, so that means you are using your product on the basis of a product user कि इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो यूज़र है वो इस तरीके के, अगर आप प्रोडक्ट यूज़र हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है. सो अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ कर रहा है और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सो आप वो ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन ऑल्सो पोजिशन योर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ who will be using the product. Okay, so next position will be the product class कि मेरी product का class एक अलग है, so I will position it in that manner. So what is product class? That means there can be a different class of people who can use my product, right? So you are worth it, you can use this because you are worth it. So we are trying, in this slogan we are trying to say कि आप एक क्लास को बिलोंग करते हैं और आप इसके वर्थ हैं, इसलिए आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. सो प्रोडक्ट अपने क्या, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्लास बना देते हैं कि ये एक प्रोडक्ट जो है इस क्लास को बिलोंग करता है. ओनली दोज पीपल हु बिलोंग टू दिस क्लास कैन शुड बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास. फॉर एग्जाम्पल वीगन कैटेगरी प्रोडक्ट्स. सो जितने भी अभी वीगन वीगन आजकल बहुत इन थिंग है, सो उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आएंगे, सो आप उनको उस क्लास में पोजीशन कर सकते हैं कि ऑल वीगन पीपल कैन यूज these products because they are based on vegan ingredients. So इस तरह से आप पोजीशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट क्लास के बेसिस पे. Similarly, you can also position your products on the basis of symbols, maybe cultural symbols or normal symbols. So आपके जैसे logos हैं, आपका जैसे it's an example, जैसे now Air India has been taken has been sold, but initially Maharaja was the symbol. I don't know whether it is rare or not, but Maharaja is the symbol of Air India. So these kind of symbols help to position the product, because whenever you see the symbol, you can immediately make out that this is Air India, right? So these symbols also help to make an image in the minds of the consumers, and consumer can immediately recall about the product. Now the last is a positioning by competitors. You can also position your product vis-a-vis your competitor. Like if two washing powders are there, they can vis-a-vis relate themselves in an ad, or they can say we are better than the other one, are our competitors, or we are at number 2 in the category of this product. So इस competitors को भी ध्यान में रखते हुए आप positioning कर सकते हैं. सो ये सारी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज मार्केटर के पास अवेलेबल है. वो किसी भी स्ट्रैटेजी या बेसिस को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकता है. एंड इफ़ द मार्केटर इज़ वेरी क्रिएटिव इनफ, और उनको लगता है कि ये सारी की सारे बेसिस ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो वो डिफरेंट बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट. Any kind of creative positioning can be used, because you want to hold a position which is not already held by any of the person. So obviously you have to think out of the box. आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको कुछ नई पोजीशन लानी पड़ेगी. अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे टूथपेस्ट में आपकी फ्रेशनेस, टैंगीनेस, फ्रेशनेस, जेल बेस्ड, कलर बेस्ड, कैविटी फाइटर, ये सब पोजीशंस यूज़ हो चुकी हैं. तो अब नई पोजीशन क्या हो सकती है, तो वो एक मार्केटर को ही सोचना है. तो आप कह सकते हैं कोल है मेरे टूथपेस्ट में, नमक है मेरे टूथपेस्ट में. सो दिस वे द मार्केटर हैज़ टू फाइंड आउट न्यूअर एंड very creative positioning styles or basis by which he can place his product in the market in such a way that it is very unique and different from whatever already has been placed in the market, right? So इस अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना. आप कुछ नया दे रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी यूज पोजीशन को यूज करेंगे तो व्हाई वुड द कंज्यूमर गेट अट्रैक्टेड टू योर प्रोडक्ट. बेसिकली आपने क्या करा, आपने पोजीशन करा है, तो आप चाहते हैं कि अब आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और उसको खरीदे, राइट? आपने सेगमेंटेशन की, आपने टारगेटिंग की, अब आप पोजीशन कर रहे हैं. पोजीशन किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो कस्टमर की नज़रों में आ जाए प्रोडक्ट और वो खरीदे. तो वो तभी खरीदेगा अगर आप उसकी पोजीशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे उसको रखेंगे. अब पोजीशनिंग कैसे की जाती है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ. लुक एट दिस फिगर. इसमें मैंने एग्जांपल ले ली है टूथपेस्ट की.
अब इसमें टूथपेस्ट एक है कैविटीज़ को फाइट कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेथ को देता है, एक कलर के बेसिस पे अपने को पोजीशन करता है और एक टेस्ट के बेसिस पे अपने आप को पोजीशन। अब अगर आपको इसमें इस सेगमेंट में अपने आप को प्लेस करना है, तो आपको कोई इन चारों को छोड़ के कोई नई पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा जो ये ऑलरेडी यूज़ नहीं है। आप चाहें तो ऑलरेडी यूज़्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट देन whether the customer will be attracted or not, it is a question of doubt, right? So this way you have to position, see whatever these are all your competitors and they're already placed with their positions. Now when you want to enter this segment, you will have to come out with a creative idea or a creative position. Now, how do you position? What is the process of positioning? The process of positioning can be defined in six steps. Number one step is that you identify the competitor. आप अपने कॉम्पिटिटर को पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आइसोलेशन में तो होगा नहीं। सो ऑलरेडी जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उनसे आपको अलग करना है, तो पहले आप अपने कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करिए कि उस सेगमेंट में मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड इज सी हाउ द कॉम्पिटिटर्स आर परसीव्ड एंड इवेलुएटेड। अब सेकेंड में आपने क्या करना है, अपने रिलेशन में उन कॉम्पिटिटर्स को कैसे परसीव किया जा रहा है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कस्टमर्स, दैट हाउ आर कस्टमर्स परसीविंग योर कॉम्पिटिटर्स, एंड देन यू हैव टू इवेलुएट दैट perception in relation to your own perception about the product which you're going to create. तो जो आपने आगे पोजीशन के थ्रू अपनी एक परसेप्शन बनानी है, उस परसेप्शन को अपने कस्टमर्स की ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स की जो परसेप्शन है उससे डिफरेंट रखना है और उससे इवैल्यूएट भी करना है। सो ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि कॉम्पिटिटर कितने हैं, वो कैसे परसीव किए जा रहे हैं, और अगर मैं इस पोजीशन को लेके आता हूँ तो उस पोजीशन को कैसे परसीव किया जा सकता है। सो थर्ड स्टेप इज डिटर्मिन द कॉम्पिटिटर्स पोटेंशियल। आपको ये भी देखना है कि अगर मैं एक नई पोजीशन लेके आ रहा हूँ तो कॉम्पिटिटर कितनी जल्दी उस पोजीशन को कॉपी कर लेगा या कितनी जल्दी उसको भी टेक ओवर कर लेगा, उसका पोटेंशियल कितना है, वो कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर। देन यू हैव टू एनालाइज द कस्टमर्स, यू हैव टू ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस आर यू केटरिंग टू। कस्टमर्स आपके कैसे हैं, वो लॉयल कैटेगरी में आते हैं। आई मीन यू हैव टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स यू आर केटरिंग टू इन योर सेगमेंट. Then after that you select a position for yourself after evaluating all these things, and then of course I told you it is a कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने पोजीशन बना ली, आपने रख ली, उस पोजीशन के बेसिस पे आप मार्केट में एंटर कर गए, आपने सेगमेंट में दिखा दिया कि आई विल पोजीशन माय प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज द पोजीशन ऑफ माय प्रोडक्ट। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द पोजीशन सो दैट इट इज नॉट कैप्चर्ड or it is not lost. And if it is captured or lost, you have to reposition yourself in the market, otherwise you are going to lose your customer base and you might lose your hold in the market segment, right? Now lastly I'll give you an example of possible positions that a chocolate can be chocolates can be positioned in the way the chocolates can be positioned. So chocolate can be positioned the way of creaminess, smoothness, melting. They can be crunchy, they can be hunger satiating, they can be gift of love. Now all these things are not tangible, so they can be just felt. You know, creaminess can be felt, smoothness can be felt, it melts into your mouth, this can also be felt. So these are not tangible positions, but these are intangible attributes on the basis of which you can position your product. But then there can be tangible also, which are physical features of any product. For example, a television, how big it is, how HD, then there is how much clarity is there, how much in energy usage it makes. So many position can be thought of while you are launching a product. But mind it, the marketer has to be very very unique and creative while he is trying to position his product, because he has to face a lot of competition in the market. So this is all about market positioning. Thank you so much for listening to me. And I my question to you would be like, if you can think of example on the basis of many bases I've told you in this lecture, you can think of many examples which can fall into this category. And for that matter, you can just write in the comment box. I'll be reverting back to you. And thank you so much for listening to me. And have a nice day and be happy. Thank you.